Very good morning to all of you. First of all, let me check audio and video is clear now. Very good morning, Anu. जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन थोड़ा लेट है, फास्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यूपी पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप कि सब ठीक है ना, ऑडियो एंड वीडियो. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. माई हार्ट एक्स एंड ड्राउसी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक. लाइन्स फ्रॉम, कहां से ये लाइन है? शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड, पीबी शेले या जॉन कीट्स. ठीक है, तो आपको ये लाइन्स बतानी है, ये कहां से लाइन है. इंपॉर्टेंट लाइन है, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउसी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक. I'm fine, Anu. Thank you. हाँ जी, बताइए. तो ये जो लाइन्स हैं, yes, I'm waiting your answer. ये लाइन्स हैं आपकी जॉन कीट्स. ठीक है, जॉन कीट्स की और टू अ नाइटिंगेल की से ये लाइन है. जॉन कीट्स की लाइन्स हैं और टू अ नाइटिंगेल 1819 में इन्होंने ये ओड लिखा था. इंपॉर्टेंट ओड है, इसको आप ध्यान रखना. और ये ओड वो कब लिखते हैं? जब वो अपने फ्रेंड ब्राउन के साथ वेनवर्थ प्लेस हेम्स्टीड में रह रहे थे. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. अपने फ्रेंड ब्राउन के साथ वेंटवर्थ प्लेस हेम्स्टीड लंदन में वो रह रहे थे. उस टाइम ये ऑड लिखते हैं और वो वहां पर प्लम ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं, नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहे होते हैं. ओके, तो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने के बाद ये ऑड वो लिखते हैं और ये ऑड 2 से 3 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेते हैं. अदर फैक्ट्स इस ऑड के बारे में, ये उनका पर्सनल है. कीट्स इसको अपने ब्रदर टॉम की ट्रेजिक डेथ के बाद लिखते हैं, तो ये माना जाता है कि जो इसकी टोन है वो मेलनकलिक है. ठीक है, ध्यान रखना. इस पोयम में जो कीट्स हैं उनकी सेंशुअसनेस को शो किया गया है. ये नोट मेलनकलिक है. और टू अ नाइटिंगेल एक पर्सनल पोयम है जिसमें कीट्स की निगेटिव कैपेबिलिटी की जर्नी को शो किया गया है. इंपॉर्टेंट पोयम है और इसमें जो अदर वर्क थे कीट्स के उसमें क्या करते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक टोन रखते हैं. लेकिन जब वो और टू नाइटिंगेल लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रदर की डेथ के जस्ट बाद इसको लिखते हैं, तो इसकी जो टोन है वो क्या हो जाती है, सैडिस्टिक मूड में वो इसको लिखते हैं. ठीक है, ध्यान रखना. कीट्स अर्लियर पोएम्स एंड इंस्टीड एक्सप्लोर द थीम ऑफ नेचर, ट्रांजेंस एंड मॉर्टिलिटी, द लेटर बीइंग पार्टिकुलरली रेलेवेंट टू कीट्स. मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला भी है उन्हें, कीट्स इज एन्चेंटिंगली एंड एबंडेंटली सेंशुअसनेस बाय आर्नोल्ड. गुड मॉर्निंग रुचि. ठीक है, others abide our question, thou art free, so in this quote thou stands for. ठीक है, और किसकी ये लाइन है ये भी आपको बताना है. हाँ, पीजीटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, पीजीटी के अकॉर्डिंग तो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड. ठीक है, डीप ही क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को. Others abide our question, thou art free. गुड मॉर्निंग रूबी. हाँ जी, बताइए. ये तो इजी है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड द आंसर इज, हाँ, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है. शेक्सपियर दाउ, यहां पर शेक्सपियर को बोल रहे हैं. 1844 में ये लिखते हैं वो सोनेट मैथ्यू आर्नोल्ड, और 1849 में इसको पब्लिश कराया गया था. कहां पब्लिश कराया गया था? द स्ट्रीट रेवलर एंड अदर पोएम्स में. ठीक है, ध्यान रखना. मैथ्यू आर्नोल्ड जिनका टाइम पीरियड 1822 से 1888 तक माना जाता है, और ये सोनेट उन्होंने ट्रिब्यूट देते हुए लिखा है शेक्सपियर को. और ये पोएम वो अपनी सिस्टर जेन को एक लेटर फॉर्म में भेजते हैं. ही पेज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर. ओके, हाँ, वेरी गुड. आर्नोल्ड टू मिल्टन, वेरी वेल डन.
अर्नोल्ड टू शेक्सपियर, ओके, शेक्सपियर नहीं, मिल्टन नहीं, शेक्सपियर, हाँ ठीक है। शेक्सपियर को वो और क्या बोलते हैं, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंट, सेल्फ ऑनर्ड, ठीक है। इसी सोनेट में उन्होंने शेक्सपियर को बोला है सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंट, सेल्फ ऑनर्ड। ध्यान रखना, ये पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर की लाइन्स हैं। इन विच ऐसे डज लैम्ब टेल अस हिज गुड बाय टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ये बताना है कि किस ऐसे में जो लैम्ब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय बोल देते हैं। द साउथ सी हाउस, मॉडर्न गैलेंट्री, न्यू ईयर ईव, द सुपर एन्युएटेड मैन। हाँ ये सोनेट है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताएंगे। मिससेलेनियस सीरीज रखी है और पर्पस ये है कि मैं 500 क्वेश्चन आपको पीजीटी के कराऊं, ठीक है। टोटल 500 क्वेश्चन की ये सीरीज होगी, बट इनको करने का क्या फायदा है, तभी फायदा होगा जब आप इनको बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन से ही ये आपको लर्न होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन की ये क्लास है और मे बी 13 क्लासेस होंगी, ठीक है। 13 क्लासेस में 500 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो जाती है आपकी द सुपर एन्युएटेड मैन, ठीक है। इस ऐसे में जो लैम्ब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको बाय बोल देते हैं, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब 1775 से 1834 तक इनका टाइम पीरियड है। ये एक क्लर्क थे, ठीक है। पेशे से क्या थे, ये क्लर्क थे। मे बी आपसे बायोग्राफी से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या थे ये, एक क्लर्क थे, हाँ ठीक है। वेरी थर्ड का होगा डी, द सुपर एन्युएटेड मैन, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, सुपर एन्युएटेड मैन। चार्ल्स लैम्ब की हम बात कर रहे हैं। ये जो चार्ल्स लैम्ब थे ये कॉलरिज के भी फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है। 1834 में इनकी डेथ हुई थी और 1834 में ही कॉलरिज की डेथ हुई थी, तो इन्हें बहुत ज्यादा एकदम से सदमा लगा था, ठीक है। तो ये कॉलरिज के क्लोज फ्रेंड थे, ध्यान रखना इसको, हाँ ठीक है। रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल इज रिटन बाय, ये वर्क किसका है, रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल, चार्ल्स लैम्ब का, पीबी शेले, कार्लाइल या कॉलरिज। हाँ ये जो डेथ हुई थी ना कॉलरिज की, तो चार्ल्स लैम्ब को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था कॉलरिज की डेथ ने। 1834 में ही उनकी डेथ हुई थी, ध्यान रखना इसको। हाँ ठीक है, ये हो जाता है आपका चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब, हाँ वेरी वेल डन रुचि, ठीक है। हाँ दोनों 1834 में ही इन दोनों की डेथ हुई थी, वेरी गुड। हाँ ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, 1775 से 1834 इनका टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है, ओके। सैटन इन सर्च वाइफ 1833, ये कॉमिक बैलेड था। ऑफ द डेविल्स पार्टी लाइफ इज ऑथर्ड बाय, किसका है ये कॉमिक बैलेड, लैम्ब, कॉलरिज, टॉमस हार्डी या कार्लाइल। इसके बाद इस बैलेड को लिखने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था, इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था। सैटन इन सर्च वाइफ 1833 में ये कॉमिक बैलेड लिखते हैं, किसका है ये, हाँ वेरी गुड, ये है चार्ल्स लैम्ब का, ओके, कॉमिक बैलेड है और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द सेंसी, क्वीन मैब एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से रीड करना। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी का ठीक है, ओके। ठीक है, 5th का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी बुक बेस्ड थी गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस पर? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाता है क्वीन मैब। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, क्वीन मैब। ये जो क्वीन मैब है
1813 में पीबी शैली की ये पोयम थी, फर्स्ट लार्ज पोएटिक वर्क इसको माना जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट है, उसको ध्यान रखना। क्या फैक्ट है कि ये जो क्वीन मैब है ना, ध्यान से सुनना, ये जो क्वीन मैब है ये एक फेरी क्वीन है और वेल नोन फिगर ये मानी जाती है। रोमियो एंड जूलियट में मर्क्यूशियो भी इस लाइन को बोलता है। वो किसके लिए बोलता है? इन्हीं क्वीन मैब के लिए बोलता है। दिस इज द हैग व्हेन मेट्स लाई ऑन देयर बैग्स। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में भी इन क्वीन मैब का जिक्र देखने को मिलता है। ये फेरी क्वीन है और वेल नोन फिगर है। ठीक है, क्या ये जो क्वीन मैब है ये जर्नी लीड्स अ जर्नी थ्रू टाइम एंड स्पेस, मीन्स जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जर्नी है ना उसको शो करती है। तो पीबी शैली का वर्क है ये, गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस पर बेस्ड है। क्वीन मैब ये क्वीन ऑफ फेरीज मानी जाती है। हाँ, वेरी वेल डन। 1813 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पोयम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? टू अ स्काईलार्क, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, अलास्टर या एडोनिस? और ये भी बता दीजिए किसकी पोएम्स हैं ये। पीबी शैली की पोयम है, ठीक है, ध्यान रखना। पीबी शैली की पोयम है अलास्टर। अलास्टर पोयम को ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है। अदर टाइटल हो जाता है इसका द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। शैली की लॉन्ग पोयम है, अप्रोक्सीमेट 720 लाइन्स में ये देखने को मिलती है। हाँ, वेरी वेल डन, 7 का सी होगा। ठीक है, अलास्टर स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसका अदर टाइटल है। अलास्टर का मीन्स है इविल जीनियस। अगर ये भी पूछा जा सकता है अलास्टर मीन्स क्या? इविल जीनियस। टॉमस लव पिकॉक के द्वारा ये टाइटल सजेस्ट किया गया था, ध्यान रखना। हाँ, पीबी शैली, ध्यान रखना इसको। अलास्टर ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम मानी जाती है। ठीक है, ये एक रोमन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है? अलास्टर का मीन्स ध्यान रखना इविल जीनियस। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ये कंसीडर की जाती है। हाँ, ठीक है, वेरी वेल डन। चलो नेक्स्ट, इन ऑनर्ड पॉवर्टी दाई वॉइस डिड वीव सॉन्ग्स कॉन्सक्रेट टू ट्रूथ एंड लिबर्टी, डेजर्टिंग दीज दाउ लीवेस्ट मी टू ग्रीव, टू अ स्काईलार्क, अलास्टर, टू वर्ड्सवर्थ और टू द वेस्ट विंड। कहां की लाइन है? क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, पूरी पोयम आपको पढ़ लेनी चाहिए ये वाली। ठीक है, इन ऑनर्ड पॉवर्टी दाई वॉइस डिड वीव सॉन्ग्स कॉन्सक्रेट टू ट्रूथ एंड लिबर्टी, डेजर्टिंग दीज दाउ लिवेस्ट मी टू ग्रीव। क्या कह रहे हैं यहां पर वो फ्लीटिंग नेचर बता रहे हैं टाइम की। ठीक है, और वो छोड़कर चले गए हैं हमें। शेयर्ड ग्रीफ एंड यूनिक लॉस हमें हुआ है। गुड मॉर्निंग पूजा। ओके, ये टू अ स्काईलार्क आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। टू अ स्काईलार्क की है ये है टू वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, टू वर्ड्सवर्थ की लाइन है। 8 का ए, कहां की लाइन है ये? पीबी शैली को अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, इन ऑनर्ड पॉवर्टी दाई वॉइस, ध्यान से आंसर करो। ये है टू वर्ड्सवर्थ सोनेट की लाइन जिसमें पोएट अपना लव दिखा रहे हैं वर्ड्सवर्थ के लिए। इसकी बिगिनिंग लाइन देख लीजिए एक बार। बिगिनिंग लाइन क्या है? पोएट ऑफ नेचर दाउ हैस्ट वेप्ट टू नो। पीजीटी एंड टीजीटी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएट ऑफ नेचर दाउ हैस्ट वेप्ट टू नो दैट थिंग्स डिपार्ट विच नेवर मे रिटर्न। ठीक है, इन लाइन्स में क्या बोल रहे हैं वो कि जो पोएट ऑफ नेचर है यानी कि वर्ड्सवर्थ को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें ऐसे ही चले गए छोड़कर, फ्लीटिंग नेचर बता रहे हैं टाइम की और अपना दुख और जो यूनिक लॉस है उसको शो कर रहे हैं। चाइल्डहुड एंड यूथ, फ्रेंडशिप एंड लव्स फर्स्ट ग्लो, इस तरह की बातें वो बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स देखो, वन लॉस इज माइन, यानी कि अपना खुद का लॉस वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हाँ, पीबी शैली। विच दाउ टू फीलेस्ट येट आई अलोन डिप्लोर, दाउ वर्ट एज अ लॉन स्टार, नोट डाउन दिस वर्ड,
दिस फ्रेज एज अ लॉन स्टार, किसको बोल रहे हैं वो? वर्ड्सवर्थ को बोल रहे हैं। मे बी आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है। वर्ड्सवर्थ को एज अ बीकन्स वो बताते हैं, यानी कि एज अ लॉन स्टार बताते हैं। ये यहां पर उनको एज अ मेटाफर रिप्रेजेंट किया है। और क्या बोल रहे हैं? रॉक बिल्ट रिफ्यूजी, इस तरह के वर्ड्स वो वर्ड्सवर्थ के लिए यूज कर रहे हैं, और लॉस और ग्रीफ वो वहां शो कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, ठीक है। अबाउट द ब्लाइंड एंड बैटलिंग मल्टीट्यूड, और ये डॉट 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 मीन्स ये वाली लाइंस, इन ऑनर पॉवर्टी दाई वॉइस डिड वेव सॉन्ग्स कॉन्सक्रेट टू ट्रूथ एंड लिबर्टी। और एंडिंग लाइन क्या है? दस हैविंग बीन दैट दाउ शुडस्ट सीज टू बी। सीज टू बी मीन्स यहां वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यही ट्रुथ है, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, इससे तो अच्छा कि तुम्हें नहीं होना चाहिए था। इस तरह की बातें वो टू वर्ड्सवर्थ में बोलते हैं। किसके लॉस पर बोल रहे हैं? पीबी शैली वर्ड्सवर्थ के लॉस पर बोल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम, ध्यान रखना, सोनेट है वर्ड्सवर्थ पर, अपना लव वर्ड्सवर्थ के टूवर्ड्स शो कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Next question. Dash is 4-act lyrical drama. It is inspired by Promethea, which is attributed to Aeschylus. The Revolt of Islam, Prometheus Unbound, Peter Bell III, Hymn to Intellectual Beauty. Very important question and easy. Read the question carefully. Easy question है, ठीक है। और एक लिरिकल ड्रामा है, और 1820 में ये ड्रामा आता है, और ये है वेरी वेल डन। ये है प्रोमीथियस अनबाउंड। किसका वर्क है? शैली का है, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड उत्कर्ष। ये है प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड यानी कि यहां पर जो ज्यूज है वो क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं, ठीक है, और एक ह्यूमैनिटी की होप में कि जो आने वाला कल है वो एक बेटर टुमारो होने वाला है। इस तरह की बातें इस 4-act लिरिकल ड्रामा में शैले बोल रहे हैं। मैनकाइंड पर बेस्ड है, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना। ही रिप्रेजेंट नॉट अ सुपर ह्यूमन हेल्पर बट मैनकाइंड इन इटसेल्फ, मीन्स सुपर ह्यूमन होने की जरूरत नहीं है, मैनकाइंड होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरी वेल डन। ये पीबी शैली का वर्क है। नेक्स्ट, व्हाट इन्फ्लुएंस शैली मोस्ट? पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन, द बाइबल, नन ऑफ दीज। बताइए शैली किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ये तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए। और वेरी गुड, ये है आपका पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन। ये उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और फिर उसके बाद ही ये क्वीन मैग लिखते हैं। ये क्वीन मैग जो कि फेरीज हैं, ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? पॉलिटिकल जस्टिस पर, बाय गॉडविन। हु कंसिडर्स डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट एसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज? कौन कंसिडर करता है डिफेंस ऑफ पोइट्री को? ठीक है, लॉन्ग, कॉम्पटन रिकेट, हर्बर्ट रीड, हडसन। बताओ। और डिफेंस ऑफ पोइट्री वर्क किसका है ये भी बता देना। हाँ जी बताइए। वेरी गुड, ये पीबी शैले का प्रोज वर्क है। और डिफेंस ऑफ पोइट्री, प्रोफाउंडेस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाउंडेस्ट? प्रोफाउंडेस्ट होता है मीन्स एक तरह से मन को प्रबल करने वाला, या एक जैसे बोलते हैं ना कि हार्दिक, उस तरह से। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री बता रहे हैं, जो शैली की डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो एक प्रोफाउंडेस्ट ऐसे है, ठीक है, जिससे हमें जो इंटरनल पावर है वो मिलती है। तो इस तरह के वर्ड्स कौन बोल रहा है डिफेंस ऑफ पोइट्री के लिए? हर्बर्ट रीड, हर्बर्ट रीड बोलते हैं, ठीक है। शैली का प्रोज वर्क है और पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था 1840 में। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है किस तरह का वर्क है? पीबी शैले का प्रोज वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री। पोस्ट्यूमसली 1840 में ये पब्लिश होता है। और फेमस क्या है? फेमस लाइन्स हैं इस वर्क की, ये पूछी भी जाती हैं, प्रीवियस ईयर में दी गई हैं। पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, वेरी वेल डन। और क्या लाइन्स है इसकी? पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। इस तरह की लाइन्स भी देखने को मिलती हैं, ध्यान रखना। और वन मोर फैक्ट, हाँ हर्बर्ट रीड है। वन मोर फैक्ट डिफेंस ऑफ पोएट्री से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट सुन लीजिए। ये जो ऐसे है किसके रिस्पॉन्स में लिखा था इन्होंने? उनके फ्रेंड थे टॉमस लव पिकॉक, उनका वर्क था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में लिखते हैं डिफेंस ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन बन सकता है यहां से। जस्ट रोजी इज व्हाट? जस्ट रोजी क्या है? गोथिक नॉवल बाय कीट्स, गोथिक नॉवल बाय शेले, गोथिक नॉवल बाय आर्नोल्ड, गोथिक नॉवल बाय लैम्ब। बताइए जस्ट रोजी क्या है, किसका वर्क है? ये तो पता चल गया, 11:30 पूजा। जस्ट रोजी क्या है, ये तो पता है आपको किसका वर्क है, और ये भी लिख दीजिए। ये पीबी शेले का वर्क है, वेरी गुड। ओरिजिनली 1810 में ये पब्लिश हुआ था, एक गॉथिक नॉवल है, वेरी वेल डन, जस्ट रोजी, ठीक है। लंदन बाय जॉर्ज विल्की एंड जॉन रॉबिन्सन, एनोनिमसली पब्लिश कराया गया था इन दोनों के द्वारा। जस्ट रोजी, ये पूछा जा सकता है कि किस तरह से पब्लिश हुआ था जस्ट रोजी? एनोनिमसली। और गॉथिक नॉवल है किसका? पीबी शेले का, हाँ ठीक है। जॉनरास गॉथिक फिक्शन में रखेंगे, हॉरर फिक्शन या रोमांस नॉवल, कुछ भी देखने को मिल जाए तो तीनों के जॉनरास में इसको इंक्लूड करेंगे, ओके। पिकविक पेपर्स इज क्या है? ये एपिस्टोलरी नॉवल है, नॉवल इंटू 5 एक्ट्स है, एक एपिसोडिक नॉवल है, या नन ऑफ दीज है? इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर को इवेलुएट किया, उसके बाद आपकी ये जो सीरीज है उसको यहां पर रखा, ठीक है। पिकविक पेपर्स इज किसका वर्क है, ये भी बता देना। ठीक है। पिकविक पेपर्स क्या है? एपिसोडिक नॉवल है, वेरी वेल डन पंकज, ये एक एपिसोडिक नॉवल है, ठीक है। पॉस्थ्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब में ये पब्लिश हुआ था, पिकविक पेपर्स। और किसका वर्क है ये भी बता दो, किसका है ये? चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखना। पिकविक पेपर्स। एक कार्टूनिस्ट थे, क्या नाम था उन कार्टूनिस्ट का? सीमर, SEYMOUR, ठीक है। जो एक कार्टूनिस्ट थे सीमर, फर्स्ट 7 चैप्टर इस वर्क के उनके सिग्नेचर पर बेस्ड हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उन्होंने इनके चैप्टर्स को इलस्ट्रेशंस भी प्रोवाइड कराया है, किसने? सीमर में। मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया था। हाय प्रगति, ठीक है, तो टेलीग्राम पे आंसर देते रहा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉमस ग्रेगरिन इज कैरिकेचर्ड इन यूटिलिटेरियन थिंकिंग, दिस कैरेक्टर अपीयर्स इन डिकन्स, ठीक है। ये टॉमस ग्रेगरिन चार्ल्स डिकन्स के किसी वर्क का एक कैरिकेचर है, ठीक है। इसकी जो थिंकिंग है किस तरह की है? यूटिलिटेरियन। टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या हार्ड टाइम्स, बताइए। हाँ ठीक है, वेरी वेल डन, वेरी गुड। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट, वेरी गुड। ये है आपका हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स 19th सेंचुरी में इन्होंने ये वर्क लिखा था, 19th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं, ध्यान रखना। ये कैरेक्टर इनका हार्ड टाइम्स में देखने को मिलता है। इस वर्क में, हार्ड टाइम्स में, यूटिलिटेरियनिज्म के हाँ, ये होगा आपका हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स, ध्यान रखना, ठीक है। इसको प्रमोट करता हुआ ये शो होता है।
मटेरियलिज्म को कंडम कर देते हैं। मटेरियलिज्म जिस तरह से वर्ड्सवर्थ करते हैं द वर्ल्ड इज टू मच में, ध्यान रखना, ठीक है, उसी तरह से इसमें मटेरियलिज्म को कंडम कर दिया जाता है और जो इमेजिनेशन है और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हैं उनको प्रमोट करते हुए इसमें शो होते हैं। चार्ल्स डिकन्स, ध्यान रखना। ओके, चलो। हु इज द विलेन इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड? यूरिया हीप, मिस्टर मिकोबर, मिस्टर मर्डस्टोन, नन ऑफ दीज। कोई बात नहीं प्रगति, आप बाद में चेक कर लेना, ठीक है। और जिसने ये क्लास लेने को बोला था वो स्टूडेंट मुझे क्लास में दिख ही नहीं रहे हैं। वेरी गुड। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे मुझे फिर, अगर नहीं आ रहे हैं क्लास में तो मैं प्राइवेट कर दूंगी क्लास, ठीक है। क्या फायदा है, आप लोग भी तो टाइम से लेते हो ना। हाँ, वेरी वेल डन विनीता, वेरी वेल डन। ये कौन है? यूरिया हीप, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड में जो विलेन है वो है यूरिया हीप। ये एक वेल्ड ऑटोबायोग्राफी है। वेल्ड ऑटोबायोग्राफी, वेल का मीन्स क्या होता है? वेल, VEIL, वेल मीन्स क्या होता है? पर्दा, यानी कि एक आवरण। ऑटोबायोग्राफी, ऐसा माना जाता है कि ये डिकन्स की ऑटोबायोग्राफी है। और किस तरह की ऑटोबायोग्राफी है? रिमेंबर दिस, वेल्ड ऑटोबायोग्राफी है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड, और इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स जॉन ह्यूफेम डिकन्स। इस तरह के क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हाँ, ओके। मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट, मैथ्यू अर्नोल्ड, रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड, रग्बी एंड कैम्ब्रिज, रग्बी एंड कैलिफोर्निया, या नन ऑफ दीज। 500 क्वेश्चन मैंने कमिटेड किए हैं विनीता, तो मैं 500 क्वेश्चन पीसीटी के करूंगी। टोटल मुझे 13 क्लास लेनी है। कल नहीं होगी क्लास, ठीक है, वेडनेसडे में होगी। कल मैं टीजीटी की ही क्लास लूंगी, लेकिन अब जो पीजीटी की क्लास होगी वो वेडनेसडे में होगी, वेडनेसडे में, ओके। टोटल मुझे 13 क्लास का मेरा क्राइटेरिया है कि मैं उसको कंप्लीट करूंगी। 500 क्वेश्चन मुझे यहाँ करने हैं, मैंने कमिट किया है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगी, ओके। बाकी हम टीजीटी का कंटिन्यू रखेंगे, ओके। मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट, कहां से एजुकेटेड थे, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड। कोई बात नहीं है सिद्धार्थ, आप बाद में भी देख सकते हो, मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाती हैं आपको, ठीक है। 1822 से 1888 तक इनका टाइम पीरियड ये माना जाता है। रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड से ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। बायोग्राफी से क्वेश्चन है, बाय विच टर्म एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आर नोन? बारबेरियन, फिलिस्टीन्स, बर्गोइजी, या नन ऑफ दीज। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा टर्म एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, कौन सा टर्म रेफर करोगे? यस पूजा, वाईटी पर ही होती है टीजीटी की रेगुलर क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं है, आओ और कर लो। रिकॉर्डेड भी बहुत सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लासेस अपलोडेड हैं और ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट मैंने वहां क्लियर किए हैं। पता है, मैंने जब एनालाइज किया पीजीटी के सिलेबस को तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम कर चुके हैं, सिर्फ राइटर्स ही रिमेनिंग है, राइटर्स ही रिमेनिंग है। अदरवाइज पीजीटी वाले जो टर्म्स है, पीजीटी में जो मैं प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रही थी तो मैंने वहां देखा कि हमने अपने एमसीक्यूज में और अपनी थ्योरी में मैंने सभी कुछ कवर किया हुआ है, सिर्फ राइटर्स रिमेनिंग थे। और मे बी ये 500 क्वेश्चन सीरीज जो होगी ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एक चीज याद रखो बस, कोई भी एग्जाम क्लियर करने का ट्रिक पर जाते हो ना आप, सबसे अच्छी ट्रिक यही है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करो जितना हो सके, कम पढ़ो लेकिन उसको जितना पढ़ रहे हो सॉलिड, उसको बार बार रिवाइज करो। हाँ, वेरी वेल डन, ये आंसर सभी का ठीक है आपका। बारबेरियन या फिलिस्टीन, बारबेरियन होगा, फिलिस्टीन नहीं होगा, ठीक है। बारबेरियन होता है एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी एंड पीजीटी बोथ एस्पिरेंट्स के लिए। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ on the cool flowery lap of earth in the above lines he stands for. Shelley, Goethe, Wordsworth या Keats? हाँ, वेरी वेल डन पंकज, वेरी गुड, ठीक है ठीक है।
हाँ, वेरी गुड। और इसका आंसर तो आपको सभी को पता चल गया होगा, ठीक है, क्या है ये? वर्ड्सवर्थ। किसने दी है ये लाइन? मैथ्यू अर्नोल्ड की है, मेमोरियल वर्स की लाइन, ध्यान रखना। मैथ्यू अर्नोल्ड की मेमोरियल वर्स की ये लाइन है। कब आया था ये वर्क? ईयर टाइप कर दो, मेमोरियल वर्सेस, ठीक कर लेना, ये है मेमोरियल वर्सेस 1815 में, 1850 में। और किस जॉनरा में आप इसको रखोगे? ये एक एलेजी है। डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ पर ये एलेजी वो लिखते हैं। 74 लाइंस की ये एलेजी है, वेरी वेल डन। अर्नोल्ड इसमें बायरन, गॉथे और सभी को शो करते हैं, ठीक है, सभी का कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। लेकिन इन लाइंस में ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, इसमें ही किसे रेफर किया है उन्होंने? वर्ड्सवर्थ को रेफर किया है, ठीक है। गॉथे को तो वो टाइटैनिक स्ट्राइव करके, बायरन को टाइटैनिक स्ट्राइव करके बुलाते हैं, और गॉथे को बोलते हैं फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। और वर्ड्सवर्थ को इन वर्ड्स में वो मेमोरियल वर्सेस में उनकी प्रेज करते हुए शो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलो, थैंक्स नजमा। ओके, हाँ, हु इज रेफर्ड बाय अर्नोल्ड एज सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड? बताओ, मिल्टन, शेक्सपियर, शैले या ब्राउनिंग? हाँ जी, बताइए। अर्नोल्ड किसे यहां रेफर कर रहे हैं? सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, और किस बात पर कर रहे हैं? वेरी गुड, ये तो सभी का ठीक होना चाहिए, है ना? हाँ, ये जो सोनेट है किसका है? अर्नोल्ड का सोनेट है, शेक्सपियर, जिसको वो 1844 में लिखते हैं, 1849 में वो पब्लिश कराते हैं। शेक्सपियर को प्रेज करते हुए बोल रहे हैं, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, ठीक है। मीन्स उन्हें ना तो किसी के ऑनर की जरूरत है और ना किसी ऐसे स्कूल की जरूरत, वो खुद में ही सब कुछ है, ठीक है। होल सोल पावर वो यहां उनको कंसीडर कर रहे हैं। इन लाइन से यही यहां पर मीन्स है। मीन्स वो लिखते हैं कि अगर वो ट्रेजेडीज लिखते हैं तो ट्रेजेडीज अपने आप में ही मीन्स एक डेप्थ है ह्यूमन पेन एंड सफरिंग की। इस तरह की बातें वो शेक्सपियर के लिए बोल रहे हैं। हाँ, एलेजी है, ठीक है। द लेडी ऑफ शैलेट एंड यूलिसेस आर फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके वर्क है ये? द लेडी ऑफ शैलेट एंड यूलिसेस। Ulysses is the most important work. Okay, read carefully of this work by, किसका वर्क है ये? वेरी गुड, ये है टेनिसन का। हाँ, वेरी वेल डन, टेनिसन का वर्क है। ये जो लेडी ऑफ शैलेट है ये एक नैरेटिव पोयम है, ठीक है, ध्यान रखना। जो उनका ट्रेजिक लव था ना, एलिन, उस पर बेस्ड एक नैरेटिव पोयम है। और यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ध्यान रखना। किस पर बेस्ड है? दांते के इन्फर्नो पर, पूछा जा सकता है, ठीक है। कैंटो 26 यानी कि जो दांते का इन्फर्नो है उस पर बेस्ड है यूलिसिस, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसमें वो नॉलेज एंड एडवेंचर को शो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मॉड इज अ मोनोड्रामा, एन एलेजी, अ कॉमेडी, एन एपिक। मॉड क्या है और किसका वर्क है ये भी बता देना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ये जो मॉड है ये क्या है? एक तरह का मोनोड्रामा है, ठीक है, ध्यान से रीड करना। टेनिसन की पोयम है, 3 पार्ट्स में उन्होंने इसको लिखा है। थैंक यू पंकज। 1855 में ये मोनोड्रामा उन्होंने लिखा था। टेनिसन की पोयम है, 3 पार्ट्स में लिखी थी और इंस्पायर्ड है चार्लोट रोजा बेरिंग से। कौन है ये? रोजा बेरिंग, इनकी लवर, ठीक है। और इससे इंस्पायर्ड है ये वर्क, मॉड।
ध्यान रखना। ये मॉड को यहाँ पर अपनी लवर से कंपेयर करते हैं इस पोएम को लिखते हुए, ठीक है। उनकी जो लवर थी उससे कंपेयर करते हुए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि मॉड इज नॉट फिट फॉर हिम टू बी अ वाइफ, ठीक है। वो बस ऐसे ही फर्स्ट साइड जो लव होता है वो हो गया था, बट वो वाइफ बनने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि जो मॉड का ब्रदर है वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वहां क्रिएट करता है। तो इस तरह से इस पोएम में उन्होंने दिखाया है। ओके, एक बॉल भी दिखाई है, एक पार्टी। हाँ, मोनोड्रामा है, ध्यान रखना। फेवरेट पोएम है ये किसकी? टेनिसन की। ध्यान रखना, टेनिसन इसे अपनी फेवरेट पोएम मानते थे। हाउ मेनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन पोएम्स चीफली लिरिकल? 56, 57, 58 और 59। कितनी पोएम्स इंक्लूडेड हैं चीफली लिरिकल में? और किसका है ये वर्क चीफली लिरिकल? ये टेनिसन का ही वर्क है। बस ये बता दो कितनी टोटल पोएम्स इन्होंने इसमें लिखी हैं। ठीक है। टोटल इसमें 56 पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। 1830 में ये कलेक्शन इनके वर्क का शो हुआ था। 56, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 56 पोएम्स इसमें देखने को मिलती हैं। 1830 में ये पोएम का कलेक्शन इनका देखने को मिला था। हाँ, ठीक है। टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग बेस्ड ऑन दांतेज इन्फर्नो कैंटो 26, द लोटस ईटर्स, यूलिसिस, इन मेमोरियम या इडल्स ऑफ द किंग। ये अभी रीड किया है हमने, फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहां पर यूलिसिस से रिलेटेड, जो आपको पता ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। टेनिसन का ड्रामेटिक मोनोलॉग जो बेस्ड है दांते के इन्फर्नो पे, वेरी गुड। हाँ, ये हो जाता है आपका क्या? यूलिसिस, जो कि 1833 में लिखा था, 1842 में पब्लिश हुआ था। ब्लैंक वर्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्लैंक वर्स में इसको पब्लिश कराया गया था कि जो किंग यूलिसिस है कहाँ के किंग थे। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ के किंग थे। ये इथाका के किंग थे। इथाका, जो कि जिनकी एज हो चुकी है, ओल्ड हो चुके हैं और अपनी लाइफ के प्रति जो उनका डिसकॉन्टेंट है उसको शो करते हैं, ठीक है। पोएम्स ऑफ एक्शन इसको बोला जाता है यूलिसिस को। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग मींस स्पीच अटर्ड बाय अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो यूलिसिस इसी का ही एग्जाम्पल है। मोनोलॉग के सिमिलर होता है, जिसमें एक प्ले में कोई कैरेक्टर अपनी स्पीच को अटर्ड करता है। यूलिसिस कोई नेम नहीं है, इस पोएम में कोई नेम मेंशन नहीं किया गया है, बट जो किंग ऑफ इथाका है, इथाका, उन्हीं को बोला गया है, ठीक है। ये जो यूलिसिस है, ये प्रोटैगनिस्ट ग्रीक नेम ओडिसिस से आया है। ये ओडिसिस कहां से लिया है इन्होंने? होमर्स का एंशिएंट ग्रीक एपिक जो ओडिसी है उस बेस पर इन्होंने लिया है। ओडिसी में जो यूलिसिस, उसे या ओडिसिस बोला जाता है, वो घर लौटने के लिए स्ट्रगल करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये फैक्ट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो होमर की ओडिसी वर्क था एपिक, उसमें जो ओडिसिस है या यूलिसिस है वो तो घर वापस लौटने को स्ट्रगल करता है, बट जो किंग ऑफ इथाका है टेनिसन की यूलिसिस में, वो घर पर आकर क्या कर रहे हैं? बंधन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो घूमना चाहते थे, वो एडवेंचर को एंजॉय करना चाहते थे, वो फ्रस्ट्रेटेड है डोमेस्टिक लाइफ में फंस कर। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में है, बट उसी से ही प्रेरित है, ध्यान रखना। दांते टू कंडम यूलिसिस रेकलेसनेस एज एन एक्सप्लोरर, बट टेनिसन की पोयम में यूलिसिस को हेरोइज्म की तरह से रिप्रेजेंट किया है कि वो एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, अब आप फंसोगे नहीं, ठीक है। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग by this still heart among these barren crages matched with an aged wife I met and doll। लाइन्स पूछ ली गई तो बता देना। बिगनिंग लाइन है यूलिसिस की, एंडिंग लाइन की बात करें तो वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल
टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है कि जो मेरा हर्ट है ना, टेनिसन यूलिसेस को बोल रहे हैं कि जो हर्ट है ना वो हीरोइक है, वो इन डोमेस्टिक जो झगड़े हैं इनमें नहीं उलझना चाहता, ठीक है, वो एडवेंचर करना चाहता है, घूमना चाहता है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट इस पोयम में शो किया गया है। ओके, ध्यान रखना। हाँ, टू स्ट्राइव, टू वीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड एंडिंग लाइन है। हीरोइक टेम्परामेंट ऑफ यूलिसेस इसमें शो किया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट, द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर स्टॉर्म आर फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके वर्क है ये? ब्राउनिंग, टेनिसन, अर्नोल्ड या कमला दास, बताइए। थैंक्स पूजा, थैंक यू प्रगति। हाँ जी बताइए, द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर स्टॉर्म किसके पेन से हैं? एंड इजी क्वेश्चन, ये है आपके टेनिसन, ठीक है, टेनिसन ने ये दोनों वर्क लिखे थे, द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर स्टॉर्म। और एक फैक्ट से आप इनको ध्यान रख सकते हो, अकबर स्टॉर्म ये थीम मॉर्टेलिटी एंड द फ्लीटिंग नेचर पर बेस्ड है, वर्ल्डली अचीवमेंट्स। और ये द डिफेंस ऑफ लखनऊ, इसमें जो ब्रिटिश जो आर्मी थी ना उसको प्रोटेक्ट करते हुए टेनिसन इस वर्क को लिखते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम पर, और उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये द डिफेंस ऑफ लखनऊ लिखते हैं। एंड अकबर स्टॉर्म इसमें फ्लीटिंग नेचर उन्होंने बताया है वर्ल्डली अचीवमेंट्स का। हाँ, द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्रेवरी ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स हु डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ लखनऊ। ये जो लखनऊ का फोर्ट था उसको वो डिफेंड कर रहे थे। 1857 के ड्यूरिंग की बात है, जब इंडियन फोर्सेस के द्वारा वहां विद्रोह किया गया था 87 डेज के लिए। तो उन्हीं ब्रिटिश सोल्जर की ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लिखते हैं व्हाट, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटिश सोल्जर इंग्लिशनेस से वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वहां पर उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, हार्डशिप्स झेलनी पड़ी, जैसे कॉलेरा, हंगर एंड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सब कुछ उन्हें झेलना पड़ा, उसी सबको इसमें वो एक्सप्लेन करते हुए शो होते हैं। नेक्स्ट, टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट, दिस इज द रिमार्क ऑफ, बताइए। थैंक्स रुचि। हाँ जी बताइए, ये रिमार्क किसका है? नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट, ये ए कर लेना इसको यहाँ पे, इन मेमोरियम। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैरी, क्वीन विक्टोरिया, नन ऑफ दीज, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा भी गया था। ठीक है, वेरी वेल डन। क्वीन विक्टोरिया, ये इन मेमोरियम 1850 में बहुत सारी क्लासेस करवाई हुई पूजा मैंने लिटरेरी टर्म पर। ठीक है, हाँ आप चेक कर सकते हो, सिर्फ रिवीजन वाले क्वेश्चन ही मैं कराऊंगी, वो भी जब टीजीटी की क्लासेस होंगी। लिटरेरी टर्म्स पर बहुत क्लासेस हैं। इज एन एलेजी फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम हु डाइड ऑफ सेरेब्रल हैमरेज इन वियना। ठीक है, और बाइबल से नेक्स्ट वो इन मेमोरियम को बताती हैं कि या तो बाइबल था, फिर इन मेमोरियम मेरा कंफर्ट है। क्वीन विक्टोरिया, इस तरह की लाइंस वो बोल रही हैं। एनोनिमसली इसको 1850 में पब्लिश कराया गया था 133 कैंटोज में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट थिंग, इस पोएम में एक प्रोलॉग एंड एपिलॉग दोनों इंक्लूड किए हैं। टेनिसन एनोनिमसली इसको पब्लिश कराते हैं और इसका फुल टाइटल आप नोट कर लेना, इन मेमोरियम AHH हेडेड विद अ रोमन न्यूमेरल, ये वाला रोमन न्यूमेरल से इस टाइटल से वो पब्लिश कराते हैं। ठीक है, 1833 में। और ये जो इन मेमोरियम है 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें एक प्रोलॉग है, फिर बीच में पोएम है, और फिर एक एपिलॉग उन्होंने दिया है। ये जो एपिलॉग है इन मेमोरियम का, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये एपिलॉग एक न्यूप्टियल पोएम है, यानी कि ये जो उनकी सिस्टर थी ना, उसकी वेडिंग को सेलिब्रेट करते हुए इस एपिलॉग को वो लिखते हैं। ठीक है, अपनी जो सिस्टर है, कौन थी उनकी सिस्टर, ये पूछा जा सकता है आपसे, टेनिसन की सिस्टर सिसिलिया टेनिसन। सिसिलिया टेनिसन की वेडिंग को सेलिब्रेट करते हुए एपिलॉग लिखते हैं इन मेमोरियम में, ध्यान रखना। तो 3 पार्ट्स में इन मेमोरियम ऑर्गेनाइज्ड है, द प्रोलॉग, द पोएम एंड द एपिलॉग।
चलिए नेक्स्ट, टेनिसन वॉज बरीड विद अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स। बताओ, टेनिसन को दफनाया गया था अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर, यानी कि जब उनकी डेथ हुई तो शेक्सपियर की एक कॉपी उनके बेड पर थी, तो उसी के साथ उनको दफनाया गया था। कौन से, किस वर्क की थी? हैमलेट, सिम्बलिन, किंग लियर, द टेम्पेस्ट। बताइए। तो ये कौन सी थी? सिम्बलिन की कॉपी, ठीक है। जब वो 6 अक्टूबर 1892 को उनकी डेथ हो गई थी, ओल्ड वर्थ में 83 ईयर्स ओल्ड थे, उनको वेस्टमिंस्टर एबे में सिम्बलिन की कॉपी के साथ दफनाया गया था। हाँ, वेरी गुड, ध्यान रखना, वेरी वेल डन। बी, द फाल्कन इज टेनिसन्स कॉमेडी इन वन एक्ट। दिस कॉमेडी इज बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम। दांते की डिवाइन कॉमेडी पर बेस्ड है, या मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट पर बेस्ड है, या चौसर की कैंटरबरी टेल्स पर बेस्ड है, या फिर बोकाशियो डेकामेरन पर ये बेस्ड है। द फाल्कन ये टेनिसन की कॉमेडी है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। वन एक्ट में ये कॉमेडी है, किस पर बेस्ड है? हाँ, ध्यान रखना इसको। आंसर इज बोकाशियो डेकामेरन पर। ये कॉमेडी वन एक्ट में जो लिखी है, वेरी वेल डन अनु। हाँ, ठीक है विनीता, बोकाशियो डेकामेरन पर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth. In the above lines he stands for. Oh, repeated question. ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। और आंसर इज, इस पर बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, ये है वर्ड्सवर्थ। आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस। वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइंस वो लिखते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड लेमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लफ इन। किस पोयम में वो अपने फ्रेंड आर्थर क्लफ के लिए लेमेंट करते हुए लिखते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड। हाँ, ठीक है, 28 का सभी का सही है, वेरी गुड। ये है आपके थायरेसिस, ठीक है। थायरेसिस ये एक मोनोडी है, मोनोडी। अब आपको ये वर्ड भी बहुत सुनने को मिल रहा है ना, मोनोडी, थ्रेनोडी। मैंने पोस्ट किया था क्वेश्चन, मोनोडी, बहुत सारे बच्चों ने उसको मोनोडी लगा दिया था, एडोनिस को। थ्रेनोडी है। थ्रेनोडी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे राइटर और पोएट्स का जिक्र होता है। मोनोडी जो सिर्फ वन के लिए बोली जाती है। आर्थर ह्यू क्लफ के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड थायरेसिस लिखते हैं, ठीक है। ये इनके ऑक्सफोर्ड फ्रेंड थे, फ्लोरेंस में इनकी डेथ हो गई थी, और इसको लिखने में पूरा 2 साल का समय इनको लगा था, 2 years लगे थे। हाँ, वेरी गुड, ये भी ठीक है सभी का। द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम 1853 हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाय फिरदौसी, अलिफ लैला, मोहम्मद या बीरबल। इजी क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, बहुत सारे। GIC, नेट, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम, हाँ वेरी गुड, ये ठीक है आपका। फिरदौसी, ये शाहनामा कहां से लिया गया है? फिरदौसी से। एक नैरेटिव पोयम है, किसकी? मैथ्यू आर्नोल्ड की, ठीक है। 1853 ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया था, होमरिक वेन में। होमर के मॉडल पर बेस्ड था, होमरिक वेन में ये वर्क लिखा गया था, सोहराब एंड रुस्तम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल डन। होमरिक वेन रेफर्स टू अ लिटरेरी स्टाइल, यानी कि एक लिटरेरी स्टाइल जिसमें जो होमर्स है उनके स्टाइल को फॉलो किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोहराब एंड रुस्तम है, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने उसको होमरिक वेन में लिखा है, होमर के स्टाइल में लिखा है। ध्यान से रीड करना, जैसे पर्टिकुलरली इलियड एंड द ऑडिसी, इसी वे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये सोहराब एंड रुस्तम लिखा है। कैरेक्टर आर्कटाइप्स का यूज किया है, कल्चरल वैल्यूज और एपिक पोयम की कैरेक्टरिस्टिक को इसमें शो किया है। स्पेशली हेक्सामीटर का यूज है,
ठीक है। हेक्सामीटर यानी कि स्पेसिफिक वर्स फॉर्म होती है जिसको डेक्टाइलिक हेक्सामीटर भी बोलते हैं। फॉर्मेलिक लैंग्वेज का यूज इसमें किया है, यानी कि होमर क्या करते थे, रिच वोकैब का यूज करते थे और फ्रेज और डेस्क्रिप्टिव पैसेजेस का यूज करते थे, एज इट इज मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी अपने इस वर्क में यूज किया है, स्कॉलर एंड जिप्सी में। ओके, द फर्स्ट नॉवल ऑफ हार्डी इज, यस, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी। और ये हो जाता है इनका डेस्परेट रेमेडीज। 1871 में ये इनका फर्स्ट नॉवल देखने को मिला था, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। डी 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 डेस्परेट रेमेडीज। ये जो ए है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये इनका पेस्टोरल नॉवल है। डेस्परेट रेमेडीज 1871 में ये देखने को मिला था। और ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ए जो आंसर कर रहे हो, ये 1874 में आया था। फर्स्ट इनका कंसीडर किया जाएगा डेस्परेट रेमेडीज, ये तो 1874 में आया था, ठीक है। ज्यूड द ऑब्सक्योर तो बहुत लास्ट में आया था, 1895 में। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज 1886 में आया था, तो ये तो बहुत लास्ट में आए थे, ठीक है। ये आया था डेस्परेट रेमेडीज सबसे पहले। ये नॉवेल्स एंड पोएट्री के नाम से जाना जाता है, मीन्स जो हार्डी हैं, और सेमी फिक्शनल उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। रीजन ऑफ वेसेक्स, ये तो आपको पता है ना, जनरल नॉलेज है ये तो। रीजन ऑफ वेसेक्स पर उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखे हैं। टेस ऑफ द डी आर्बेविल्स एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर मोस्ट सेलिब्रेटेड उनके नॉवेल्स माने जाते हैं, जिसमें उन्होंने वर्किंग क्लास की हार्डशिप्स को शो किया है, ठीक है। इसी के लिए फेमस है ये जो वेसेक्स नॉवेल्स उन्होंने लिखी है ना, वेसेक्स पोयम एंड अदर वर्सेस वो लिखते हैं, वेसेक्स टेल्स लिखते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के लिए हार्डी फेमस है, ध्यान रखना। चलिए, इन 1900 इलियट थॉमस इलियट वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर। 1900 में थॉमस इलियट को गोल्ड मेडल मिलता है, किस चीज के लिए मिलता है? हाँ रुचि, ठीक है, ठीक है। इनको मिलता है लेटिन के लिए, लेटिन लैंग्वेज के लिए, ठीक है, थॉमस इलियट को, ध्यान रखना। गैरोनशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गैरोन विच मीन्स, इजी क्वेश्चन, वन वर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन। एनालाइज किया मैंने, क्वेश्चन पेपर में मेरे को मिला, ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बट ये वर्क है, किसका है वो भी बता देना आप, ठीक है। गैरोनशन, ठीक है, ठीक है। 32 लेटिन, लेटिन ध्यान रखना, लेटिन। ये वर्क ओल्ड मैन, गैरोनशन का मीन्स, हाँ वेरी गुड, ये तो ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? ओल्ड मैन, ये एपिग्राफ है, ठीक है। इसमें एक एपिग्राफ लिया गया है, लिटिल ओल्ड मैन, लिटिल ओल्ड मैन, जिसका टाइटल क्या है? ये टाइटल जिसका मीन्स है लिटिल ओल्ड मैन, और इस वर्क में एक एपिग्राफ रखा गया है शेक्सपियर की मीजर फॉर मीजर से, ध्यान रखना, शेक्सपियर के मीजर फॉर मीजर से इसमें एपिग्राफ रखा गया है। गैरोनशन किसका वर्क है? वेरी गुड, वेरी वेल डन विनीता, ठीक है। इलियट का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, 6 स्टैंजा ऑफ फ्री वर्ड्स में ये लिखा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन सभी का ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये टाइटल ग्रीक वर्ड गैरोन से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है लिटिल ओल्ड मैन। इसमें वो एक मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मीजर फॉर मीजर से एपिग्राफ लिया है वो ये है, शेक्सपियर के मीजर फॉर मीजर से ये लाइंस ली गई हैं। Thou hast nor youth nor age, but as it were an after dinner sleep, dreaming of both. ओके, इस एपिग्राफ में डिसइल्यूजनमेंट दिखाया गया है और फ्लीटिंग नेचर को बताया गया है ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये इलियट ने अपने वर्क गैरोनशन में यूज किया है, शेक्सपियर के मीजर फॉर मीजर से लिया गया एपिग्राफ है।
फैमिली रीयूनियन इज व्हाट इज, किस तरह का वर्क है और किसका वर्क है? ये जो फैमिली रीयूनियन है किसका वर्क है? टीएस इलियट का वर्क है, ठीक है, टीएस इलियट का। और एक प्रोज़ाइक प्ले है, प्रोज़ाइक प्ले ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है इयम्बिक पेंटामीटर में, 1939 में सबसे पहले ये शो हुआ था। फैमिली रीयूनियन टीएस इलियट का वर्क है। द फोर नाइट्स एंड द फोर टेम्पटर्स अपीयर इन द रॉक, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, मर्डर इन द कैथेड्रल, नन ऑफ दीज। ये फोर नाइट्स एंड द फोर टेम्पटर्स किस वर्क में शो होते हैं और किसका वर्क है, ये भी देना, ठीक है। अब इससे पहचान लोगे ये जो वर्क है, द मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल किसका वर्क है? इजी हो जाएगा फाइंड करना, टीएस इलियट का, ठीक है। और इसी में ही ये शो होते हैं फोर नाइट्स एंड द फोर टेम्पटर्स, ध्यान रखना। एक वर्ड्स प्ले है और जो आर्क बिशप टॉमस बेकेट थे, ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। मर्डर इन द कैथेड्रल में क्या शो किया गया है? आर्क बिशप टॉमस बेकेट का एसेसिनेशन, ठीक है। किसका मर्डर शो किया गया है, ऐसे याद रख लेना स्टोरी वाइज कि किसका मर्डर शो किया गया है इसमें, एसेसिनेशन ऑफ आर्क बिशप टॉमस बेकेट। ओके, हाँ, वेरी वेल डन, सभी का ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CIF लंडन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, दिस लाइन इज फ्रॉम द वेस्टलैंड। इसमें ये CIF क्या है? स्टैंड्स बाय कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इनकम एंड फाइनेंस, कंसेशन ऑन इनकम एंड फाइनेंस, ऑल ऑफ दीज, बताइए। यहां पर ठीक चल रही है विनीता क्लास? आप चेक करो नेटवर्क, मुझे तो ठीक लग रही है यहां पर। क्या है ये? CIF स्टैंड्स बाय कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ए आंसर इसमें करेक्ट होगा। CIF लंडन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, ठीक है। और कहां पर दिया है ये एक नोट है जो उन्होंने वेस्टलैंड में दिया है, ध्यान से रीड करना, ठीक है। इंडिकेट दैट CIF लंडन, जिसमें जो प्राइस थे उनको दिखाया गया है, और कैरिएज एंड इंश्योरेंस फ्री टू लंडन, इस चीज को शो करते हुए इस डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है द वेस्टलैंड में। न्यू क्वेश्चन है, ओके, कोई बात नहीं है। द वेस्टलैंड में उन्होंने, वेस्टलैंड ये जो इलियट का वर्क है ना, द वेस्टलैंड, इसको ध्यान से रीड कर लेना आप लोग, बहुत ध्यान से रीड करना है। फ्री वर्ड्स में लिखी गई एक एपिक पोयम है, जैसे पैराडाइज लोस्ट है उसी तरह से, मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट पढ़ते हो ना अच्छे से, उसी तरह से इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। एवरी ईयर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इलियट्स नोट्स इंडिकेट दैट CIF लंडन रेफर्स द प्राइस ऑफ करंट्स, कैरिएज एंड इंश्योरेंस फ्री टू लंडन। बस ये जो रेड से मार्क है ना, ये वाली लाइन ध्यान रखना इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो वेस्टलैंड में इन्होंने बोला है, इस डॉक्यूमेंट को इंक्लूड किया है कि जो बिल्स थे और रिसीट ऑफ गुड्स वहां पर थी, उनको शो इन्होंने किया है इलियट ने द वेस्टलैंड में। मेन थीम क्या थी इसकी? डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पास्ट वार जनरेशन एंड स्टर्लिटी ऑफ द मॉडर्न मैन, किसकी? द वेस्टलैंड की। और हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन दिस फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से ये शुरू होता है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ओके, और एंड्स होता है शांति शांति शांति। ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, शांति 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 से ये एंड होता है। इसमें जो नैरेटर है वो टायर्सियस है, ठीक है, ये टायर्सियस इसमें नैरेटर है। और एक वर्ड इसमें यूज किया जाता है, हर्माफ्रोडाइट। मे बी वन वर्ड में आपसे पूछ लिया जाए एज अ PhD एस्पिरेंट्स, हर्माफ्रोडाइट का मीन्स क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट मीन्स एक ऐसा पर्सन या एनिमल या फ्लावर जिसमें दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल।
ओके। और कैरेक्टरिस्टिक होती हैं दोनों की। हर्माफ्रोडाइट ऐसे पर्सन को बोला जाता है। तो द वेस्टलैंड में उन्होंने यूज किया है। इलियड की एपिक पोयम है, पोयम ऑफ 434 लाइन्स, जिसमें देखो पहले ना वो इसका टाइटल ये रखने वाले थे, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ठीक है, ये वाला टाइटल रखने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने द वेस्टलैंड उसको कर दिया। 3 वर्ड्स में इसको लिखा था, 5 सेक्शंस में लिखा था। द बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ द चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। इन 4 चैप्टर्स को वो 5 चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें जो द बरियल ऑफ द डेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्टिलिटी गॉड्स, जो कि उन्होंने फ्रेजर से ही लिया है, ठीक है। अ गेम ऑफ द चेस में मिडल्टन के प्ले वुमेन बिवेयर विमेन से लिया है। फायर सरमन, जो कि लॉर्ड बुद्धा के सरमन इसमें उन्होंने शो किए हैं। डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, इस तरह के टॉपिक उन्होंने इस वर्क में शो किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, वेस्टलैंड इनकॉर्पोरेट द स्टोरी ऑफ प्रजापति, इसमें प्रजापति की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें किस डिटी को? जो बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत है। ये फ्रेमवर्क है जिसमें वो ये वर्ड्स तो वेल नोन है ना, जिसमें द थंडर अटर्स, क्या ये जो थंडर है वो क्या अटर करता है? दा 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 रेफर्स टू दाता, दयाधवम, दमयति। क्या मीन्स है इनका? दाता मीन्स गेव, दयाधम मीन्स सिंपैथाइज और दमयति मीन्स कंट्रोल। तो ये जो 3 डा है इनका मीन्स है ये, और ये इन्होंने द वेस्टलैंड में शो किया है। और कहां से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। 1922 में द क्राइटेरियन यूके में इसको पब्लिश कराया गया था, और यूएसए में द डायल में पब्लिश कराया गया था ये वर्क। तो ये सभी नोट्स आपके द वेस्टलैंड से हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ध्यान रखना। Eliot was much influenced by his 2 teachers. One of them was George Santayana, the other was Irving Babbitt, George Eliot, सेन या एजरा पाउंड। हाँ जी बताइए। और ये हो जाते हैं दूसरे टीचर कौन थे इनके? इरविंग बैबिट, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन दोनों टीचर्स से। कौन कौन थे? जॉर्ज संतानिया एंड इरविंग बैबिट, ठीक है। ये इरविंग बैबिट कौन थे? फिलोसोफर एंड पोएट थे। और जॉर्ज संतानिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे टीएस इलियट। पूरा नाम क्या था इनका? थॉमस स्टर्न्स इलियट। 26 सितंबर 1888 में ये इनका जन्म हुआ था सेंट लुइस मिसौरी यूएस में, और 4 जनवरी 1965 में इनकी डेथ हो गई थी लंदन में। फाउंडर थे किसके? द क्राइटेरियन के। ये पूछा जा सकता है आपसे। द क्राइटेरियन के फाउंडर का नाम टीएस इलियट। अवार्ड और ऑनर्स की बात करें तो नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। किस मूवमेंट और स्टाइल से थे? मॉडर्निज्म और न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मेटाफिजिकल पोएट्स और पोएट्री से ये रिलेट करते थे। ये थे टीएस इलियट। नाउ व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ टेस ऑफ द डी.आर.बी. वेल्स? किसका वर्क है ये भी बता देना, और सबटाइटल्स बताइए। टेस ऑफ द डी.आर.बी. वेल्स। वेरी वेल डन। ये है आपका अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, टॉमस हार्डी का वर्क है। वेरी गुड विनीता, वेरी गुड। सोशल नॉवल से रिलेटेड है, ठीक है। और टॉमस हार्डी वेसेक्स में सेटिंग इसकी मानी जाती है 1870 में। इंपॉर्टेंट प्ले है टेस ऑफ द डी.आर.बी. वेल्स, किसका? टॉमस हार्डी का। 1891 में पब्लिश कराया गया था। ओके। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेन्ड इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कंटेन्ड इन टाइम पास्ट। बताओ कहां से ये लाइन दी गई है? नन ऑफ दीज है ये नन ऑफ दीज है, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना। 3 क्वार्टर्स द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। और किसका है ये भी बता देना, ओके। ओके प्रगति, वेरी गुड।
हाँ, मैंने आपको देखा नहीं। कोई नहीं प्रगति, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा ध्यान क्लास पर है ना, तो मुझे जो क्विक दिख जाता है मैं उसी का ही नाम ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, बताइए। ये टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट कहाँ से है? ये इंपॉर्टेंट वर्क है, 4 क्वार्टेट्स। किसका वर्क है? किसका वर्क ही माना जाता है? टीएस इलियट का वर्क है। ओके, यस। ठीक है। और वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन 1922। ओके, ये वेस्टलैंड तो अलग है, ये है आपका 4 क्वार्टेट्स और टीएस इलियट का ये वर्क है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना, ये तो वेस्टलैंड के बारे में। ओके, हाँ, टीएस इलियट की पोयम बर्ट नॉर्टन, ये फर्स्ट ऑफ हिज 4 क्वार्टेट। ये जो 4 क्वार्टेट्स है ना, इसमें इन्होंने 4 क्वार्टेट्स रखे, यानी कि 4 मेन जो एक तरह से वर्क बोल सकते हो उसको इंक्लूड किया है, जिसमें बर्ट नॉर्टन है, ईस्ट कोकर है, ड्राई साल्वाजेजेस एंड लिटिल गाइडिंग। और ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है टीएस इलियट का, जिसमें इन्होंने बर्ट नॉर्टन जो कि फर्स्ट क्वार्टेट्स है, इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइम पीरियड को दिखाया है। ओके, हाँ, माउंट लेटमोस एपियर्स, ये वर्क कहां पर शो होता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, शैलीज के अलास्टर में, कीट्स की एंडीमियन में, वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड और कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल। माउंट लेटमोस एपियर्स इन। इसके बाद वो कैप सीरीज करेंगे। ओके, और ये है आपकी कीट्स की एंडीमियन में। माउंट लेटमोस कहाँ दिखाई देता है? कीट्स की एंडीमियन में। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1818 में, टेलर एंड हैसी ऑफ फ्लीट स्ट्रीट लंदन में। जॉन कीट्स इसमें, जो टॉमस चैटरटन है लेट पोएट, उनको डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखते हैं। कीट्स एंडीमियन, माउंट लेटमोस इसमें शो होता है, ठीक है। फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। टीजीटी में भी ये लाइंस पूछ ली गई थी, ठीक है। एंडीमियन की लाइंस हैं, एम्बिक पेंटामीटर में ये वर्क लिखा गया है। ओके, सो इट्स ऑल एनफ फॉर टुडे, आई होप। लिटरेचर के लिए अभी हम वोकैब वर्ड कर लेते हैं अपने फास्ट, 5 वोकैब वर्ड करेंगे ओनली। ओके, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब वेडनेसडे में क्लास होगी पीजीटी की, ठीक है। मैं शेड्यूल कर दूंगी अगर मुझे टीजीटी की कल लेनी होगी तो, अदरवाइज हम सीधा वेडनेसडे में मिलेंगे। ओके, चलो अभी हम वोकैब के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओनली 5 वर्ड्स हम वोकैब के करेंगे। हाँ, यहां से करते हैं, कैजोल। ओके, कैजोल से डिस्कस करते हैं। कैजोल का मीन्स, कैजोल मीन्स बता दीजिए, कैजोल का मीन्स क्या होता है? कैजोल मीन्स होता है कन्विंस, या एक तरह से आप बोल सकते हो परसुएड। हाँ, नोट डाउन द ऑल सिनोनिम्स ऑफ कैजोल। कॉक्स, वीडल, सेड्यूस, ल्योर, एंटाइस, स्वीट टॉक, वू या अर्ज, ये हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, इसलिए फास्ट फास्ट करते हैं। जो सिनोनिम्स आपको पता है वो आप बता दीजिए। वेरी वेल डन रुचि, यस यू आर वेरी क्विक रुचि, वेरी गुड। हाँ, वीडल, सेड्यूस, ल्योर, एंटाइस, स्वीट टॉक, वू, अर्ज। ओके, यानी कि कन्विंस करना, फ्लेटर करना। हाँ, वेरी गुड उत्कर्ष, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, वेरी गुड। कैंडिड, कैंडिड मीन्स होता है व्हाट? फ्रैंक। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक। ओके, टाइप द ऑल सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। हाँ, वेरी गुड। परसुएट, आउटस्पोकन, ऑनेस्ट, फोर्थ कमिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ राइट,
vocal, direct. These all are synonyms of candid. Okay. Candid. Candid means हाँ, very good, very well done, clear, very good उत्कर्ष. Okay, कर्कास. क्या कह रहे हो प्रगति? कर्कास मीन्स वन वर्ड में पूछा जा सकता है. कर्कास डेड बॉडी को बोलते हैं, यानी कि कॉप्स, रिमेन्स, बॉन्स, रिलिक्स, कैडेवर, स्टिफ, कॉर्पस, एशेज, कॉर्स. दीज ऑल आर सिनोनिम ऑफ कर्कास. क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए हम इनको फास्ट कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है. कर्कास, कर्कास मीन्स डेड बॉडी होता है. कॉप्स भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. रिमेन्स, रिमेन्स भी यानी कि बचा कुचा. बॉन्स, रिलिक्स, RELICS, रिलिक्स भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. हाँ ठीक है. कैडेवर, CADAVER, कैडेवर, स्टिफ, कॉर्पस, एशेस और कॉर्स, ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं कर्कास के. कथारसिस, इसका मीनिंग आप टाइप करोगे. ओके, क्योंकि ये तो आप पढ़ रहे हो ना. और अगर आपको सिनोनिम्स पता है कथारसिस के तो वो भी टाइप कर दीजिए. वेरी गुड कंचन. ओके ठीक है. आई एम वेटिंग योर आंसर. वेरी गुड उत्कर्ष. पर्गेशन या एब्ल्यूशन भी बोल सकते हो. एब्ल्यूशन मीन्स भी होता है प्यूरिफिकेशन होना. वेरी गुड प्रगति. हाँ, इमोशन, एब्रिएक्शन या क्लिनजिंग होना. वेरी वेल डन, वेरी गुड आलोक. एक्सपर्गेशन, पर्गेशन होना, प्योरिफिकेशन होना या रिलीज होना, इमोशंस का रिलीज होना. कथारसिस. ओके, वेरी गुड, वेरी वेल डन. नेक्स्ट, कैवल. कैवल का मीन्स होता है क्विबल. क्विबल यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो ऑब्जेक्शन होना. ओके, टाइप द सिनोनिम्स इफ यू नो, अदरवाइज विल डिस्कस हियर. कैवल, कैवल का मीन्स होता है क्विबल. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, वेरी वेल डन. और कंप्लेन, कंप्लेन बोल सकते हो. निट पिक भी बोल सकते हो. निट पिक, FUSS, फर्स्ट बोल सकते हो. कैविल, मॉन, निगल, क्रिटिसाइज. ओके, देखो अभी ये वर्ड सारे आपको न्यू लग रहे होंगे, एक आध को छोड़कर, जैसे कंप्लेन हो गया. लेकिन ये जो क्रिटिसाइज है, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज कर सकते हैं व्हाट, कैविल. कैविल का मीन्स होता है क्विबल या ऑब्जेक्शन होना. निटपिक, फर्स, मोन, निगल. ओके, मटर, MUTTER, मटर, काप, ये सभी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे. ओके, फोल्ट, फोल्ट भी बोल सकते हो, यानी कि एक तरह से निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना. सेलेशियल, सेलेशियल क्या होता है? सेलेशियल का मीन्स होता है एंजेलिक या यूटोपियन. टाइप द सिनोनिम्स इफ यू नो. सेलेशियल, सेलेशियल, एंजेलिक या यूटोपियन आप इसको बोल सकते हो. और क्या बोल सकते हो? बहुत ही इजी सा मीनिंग है, टाइप कर दीजिए अगर जानते हो तो. वेरी गुड. ये क्या हो जाएंगे? ब्लिसफुल या हेवनली, एंजेलिकल, सुपरनल, ट्रांसेंडेंटल. ठीक है, स्पेलिंग नोट करो, स्पेलिंग पूछी जा सकती है. TRANSCENDENTAL, जो हेवनली क्वालिटीज रखता हो. ट्रांसेंडेंटल. ओके, ध्यान रखना. और क्या बोल सकते हो आप इसको? एथरियल. वेरी गुड. हाँ, और यस, कॉस्मिक, सुपरनेचुरल, गैलेक्टिक, ब्लिसफुल. हाँ ठीक है. डिवाइन, डिवाइन लिखा किसी ने?
हाँ, डिवाइन भी बोल सकते हो, है ना, डिवाइन भी नोट कर लेना। सेलेशियल या एंजेलिक, है ना, यानी कि यूटोपियन, आइडियलिक क्वालिटीज रखने वाला, देवताओं वाली, है ना, वेरी गुड, ठीक है। डिवाइन भी बोल सकते हो। कॉस्मिकल, कमेंट, कमेंट होता है प्रेज, इसके तो सिनोनिम्स ही नहीं लिखे मैंने, कोई बात नहीं है, ये तो इजी है, ये तो आप बता दोगे ना। कमेंट, कमेंट का मीन्स क्या होता है, प्रेज। टाइप द सिनोनिम्स, इजी इजी सिनोनिम्स हैं कमेंट के, बता दीजिए फटाफट से कौन कौन से होंगे, आप ही टाइप करो, जो इजी होते हैं उन वर्ड्स को लिखने की कोशिश किया करो। वेरी गुड, क्या क्या होंगे, कमेंट, प्रेज या फिर अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, चीयर बोल सकते हो, है ना, CHEER, और क्या क्या बोल सकते हो, टाइप करो फटाफट। चीयर, कॉन्ग्रेचुलेट, क्लैप, टोस्ट, है ना, इस तरह से ये सिनोनिम सभी किसके हो जाएंगे, कमेंट के। वेरी गुड, यस, वेरी वेल डन। हाँ, वेरी गुड आलोक, प्रगति, अप्रिशिएट, वेरी गुड प्रगति, उत्कर्ष, रिकमेंड, वेरी वेल डन। हाँ, वेरी गुड, ये सभी सिनोनिम्स किसके हो जाएंगे, कमेंट या प्रेज के। कल लिख दूंगी मैं इसके सिनोनिम्स, बट ये तो वेल नोन है ना, आप अच्छे से जानते हो, प्रेज करना, अपलोड करना, कॉम्प्लीमेंट करना, तो दीज ऑल आर सिनोनिम ऑफ कमेंट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास, रेगुलर बने रहिए क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय। कल मिलते हैं, सॉरी कल नहीं, वेडनेसडे मिलते हैं। ओके, अब क्लास आपकी वेडनेसडे में होगी, अगर मुझे कल टीजीटी का सेशन लेना होगा तो मैं शेड्यूल कर दूंगी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल